वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम BLLB फोर्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का हमारा बाकी है उसके लिए मैं आज एक स्टोरी है जो शेक्सपियर का एक नावल है जो हमारे कोर्स के अंदर कवर है, द मर्चेंट ऑफ द वेनिस बाय शेक्सपियर। इसको आज कवर कर रहा हूँ पहले, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा ताकि आपको एक बार नावल का आइडिया हो जाए कि ये नावल है और इसमें क्या स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। मेरा नाम मुकेश किरार है और मैं BLLB से जुड़े हुए लेक्चर आपके बीच में लेके आता हूं। तो आइए आज जो है फोर्थ सेमेस्टर जनरल इंग्लिश 4 जो है उसको हम कवर कर रहे हैं। इसकी जो नावल है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। ये शेक्सपियर का लिखा हुआ नावल है जो 1956 में 1956 के अराउंड आया था और काफ़ी अलग अलग राइटर ने जो है इसके ऊपर अपने अपने तरीके से इसको बार बार लिखा है, लेकिन हमारे जो कोर्स में कवर है वो शेक्सपियर का ओरिजिनल प्ले है। ये एक प्ले है जो लिखा गया था शेक्सपियर के द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं इसको, आज की कहानी को। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द मर्चेंट ऑफ द वेनिस। इटली के वेनिस शहर में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह मालवाहक जहाज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करता था। जब जहाज़ माल बेचकर वापस आते थे तो उसे अच्छा फ़ायदा होता था। एक दिन एंटोनियो का दोस्त बेसेनियो उसके पास आता है। उसे लोन की ज़रूरत थी क्योंकि वह बेलमाउंट में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। एंटोनियो के सारे पैसे उस समय मालवाहक जहाज़ों पर लगे हुए थे, इसलिए वह लोन देने में असमर्थ था। लेकिन उसने बेसेनियो से कहा कि वह एक और साहूकार से लोन ले ले और वह गारंटर बन जाएगा। बेसेनियो इसके लिए राज़ी हो गया। उधर बेलमाउंट में पोर्शिया के पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसके लिए 3 लड़के पसंद किए थे, लेकिन पोर्शिया को उनमें से एक भी पसंद नहीं था। पोर्शिया को बेसोनियो पसंद था जो उससे कुछ समय पहले मिला था। पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नर्सिया को बताती है। नर्सिया भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। वेनिस से एंटोनियो अपने दोस्त बेसोनियो को शाइलॉक नाम के एक यहूदी साहूकार के पास ले जाता है। शाइलॉक को एंटोनियो फूटी आँख भी नहीं बाता था। एंटोनियो भी शाइलॉक की बेइज्जती करना चाहता था क्योंकि शाइलॉक बहुत ज़्यादा ब्याज पर लोन देता था और एंटोनियो का बिजनेस चौपट करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन इस समय एंटोनियो को शाइलॉक की ज़रूरत थी। शाइलॉक ने एंटोनियो से उसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन एंटोनियो ने मना कर दिया। फिर शाइलॉक ने बेसोनियो को लोन देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने एक विचित्र शर्त रखी। उसने कहा कि अगर एंटोनियो ये लोन चुकाने में असफल हो गया तो उसे शाइलॉक को अपने शरीर का 1 पाउंड मांस देना होगा। बेसोनियो ने इसके लिए मना किया, लेकिन एंटोनियो मान गया। फिर शाइलॉक ने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाया और एंटोनियो ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। शाइलॉक ने बेसोनियो को 3000 डुकेट लोन पर दे दिए। शाइलॉक की बेटी जेसिका अपने बाप से तंग आ चुकी थी। वह एंटोनियो के दोस्त लॉर्जिनो से प्यार करती थी। एक रात जेसिका भेष बदलकर लॉर्जिनो के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। बेलमाउंट में मोरक्को का राजकुमार पोर्शिया का हाथ मांगने उनके घर आया। पोर्शिया के पिता ने 3 कास्केट बनवाए थे। उसकी शर्त थी कि जो कोई सही कास्केट को चुनाव करेगा पोर्शिया की शादी उसी से होगी। मोरक्को के राजकुमार ने तीनों कास्केट पर लिखी ताकीद पढ़ी और सोने का कास्केट चुना, लेकिन वह गलत चुनाव था, इसलिए पोर्शिया की शादी राजकुमार से नहीं हो सकी। वेनिस से शाइलॉक को जब पता चला कि उसकी बेटी भाग गई है तो वह एंटोनियो से और भी नाराज़ हो गया। एक दिन खबर मिली कि एंटोनियो के जहाज़ समुद्री तूफान में नष्ट हो गए हैं। शाइलॉक यह सुनकर बहुत खुश हो गया। चूँकि अब एंटोनियो अपना कर्ज नहीं चुका सकता था, बेसोनियो अपने दोस्त ग्रेटेनियो के साथ बेलमाउंट से निकल पड़ा था। बेलमाउंट में एरागॉन का राजकुमार भी पोर्शिया से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन उसने चांदी का कास्केट चुना, जो फिर से गलत चुनाव था। तभी बेसोनियो भी पोर्शिया के यहाँ आ पहुँचा। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बेसोनियो कास्केट ना उठाए, लेकिन बेसोनियो ने तांबे का कास्केट चुना और यह सही चुनाव साबित हुआ। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी समय ग्रेशनियो ने नेरिश्का से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सब लोग डबल मैरिज के लिए तैयार हो गए और दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी में जेसिका और लोरेंजो भी आए थे। पोर्शिया अपने पति
बेसोनियो की एक रिंग देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये रिंग अपने से जुदा मत करना। बेसोनियो उसे वचन देता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि एंटोनियो के जहाज़ डूब गए थे और अब वह शार्लॉक का होम लोन नहीं वापस कर सकता। अब शार्लॉक उसके शरीर का 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बेसोनियो और बाकी लोग ये खबर सुनकर डर जाते हैं। बेसोनियो और ग्रेटिनो जल्दी से वेनिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नर्सिया भी मर्दों का भेष बनाकर वेनिस के लिए निकल पड़ती हैं। वेनिस के में बहुत से लोगों ने शार्लॉक से कहा कि एंटोनियो के साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने किसी की ना मानी। मामले की सुनवाई के लिए ट्रायल बुलाया गया, जिसके जज वेनिस के ड्यूक थे। बेसोनियो ने कहा कि वो लोन का दुगना पैसा चुकाने को तैयार है, लेकिन शार्लॉक इसके लिए भी नहीं माना। फिर ड्यूक ने एक लॉयर को बुलवा भेजा ताकि लोन वाले कॉन्ट्रैक्ट की जांच की जा सके। तभी पोर्शिया को, जो मर्द के भेष में थी, वह लॉयर बनकर आ पहुंची। उसने शार्लॉक से एंटोनियो को माफ़ कर देने के लिए कहा, लेकिन शार्लॉक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्ट्रैक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार शार्लॉक का एंटोनियो के मांस पर अधिकार है। यह सुनकर शार्लॉक खुश हो गया। उसने लॉयर की बहुत तारीफ की। जैसे ही शार्लॉक एंटोनियो के शरीर का मांस लेने चाकू लेके आगे बढ़ा, पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। शार्लॉक ने हैरानी से पोर्शिया की तरफ देखा। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर शार्लॉक के होश पक्का हो गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि बेसोनियो का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब वो सिर्फ एंटोनियो का मांस ही ले सकता है। पोर्शिया ने आगे कहा कि कानून के अनुसार वह एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनहगार है और बतौर सज़ा शार्लॉक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी, बाकी आधी राज्य को, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मौत की सज़ा होगी। यह सुनकर शार्लॉक क्षमा याचना करने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो उसकी मौत की सज़ा को माफ़ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली, वह अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे, और जो उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलेगी, और दूसरी, वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। शार्लॉक ने दोनों शर्तें मान ली और वहाँ से चला गया। बेसोनियो ने लायर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि फ़ीस के रूप में वह उसे अपनी अंगूठी दे दे। बेसोनियो को मजबूर होकर अपनी अंगूठी देनी पड़ी। नर्सिया और पोर्शिया की क्लर्क बनी थी। उसने फ़ीस के रूप में गेरेंटो से अंगूठी ले ली। इसके बाद पोर्शिया और नर्सिया अपने घर बेलमाउंट लौट आई। अगले दिन बेसोनियो और ग्रेशिया भी वहां आ गए। पोर्शिया और नर्सिया ने उन दोनों से नाराज़ होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने किसी दूसरी औरत को अंगूठी दे दी है, लेकिन कुछ देर तक मज़े लेने के बाद उन्होंने बताया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नर्सिया उसकी क्लर्क बनी थी और अंगूठी उसके पास ही थी। तभी सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और एंटोनियो के जहाज़ की वापस आने की खुशखबरी भी उनको मिल गई। एंटोनियो के जहाज़ समुद्र में तूफ़ान आने से पहले ही निकल चुके थे और ये एक गलत खबर थी कि उसके जहाज़ जो है समुद्र के तूफ़ान में फंस गए हैं। उसके डूबने की खबर जो है वो झूठी थी। अगले ही दिन सबने धूमधाम से जश्न मनाया। तो शेक्सपियर का जो नावल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने पूरी स्टोरी कवर कर दी है आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जो हमारे जनरल इंग्लिश 4th सेमेस्टर के सिलेबस में कवर्ड है। तो आप इसको ध्यान से सुने और एक एक जो करेक्टर है स्टोरी का उस पर मेहनत करके करेक्ट स्केच तैयार कर ले, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ जो है इंग्लिश की बनाने से पहले 4th सेमेस्टर की ये वीडियो डालना ज़रूरी था, क्योंकि नावल की कहानी स्टोरी आपको मालूम नहीं होगी तो आप शायद वो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर पाएँ जो 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलो, थैंक यू फ्रेंड्स, आपका बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अभी तक भी कुछ सब्सक्राइबर ऐसे हैं, कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अभी भी मैं देख रहा था 78% जो व्यूज़ हैं मेरे वो नॉन सब्सक्राइबर से आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को हेल्प हो सके ग्रो करने के लिए। मेरे चैनल को इतना समर्थन देने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपके और वीडियो आते रहेंगे 4th सेमेस्टर का। जल्दी ही इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी डाल रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।